सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी मतगणना। संसद भवन की मतपेटियों के बाद खोली जाएंगी राज्यों की मतपेटियां। दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भीड़ की हिंसा पर राज्यसभा में चिंता। विपक्ष का आरोप, सत्ताधारी दल से जुड़े हैं आरोपी। केंद्र का राज्यों को कड़ी कार्रवाई का निर्देश। देश भर में 3 साल के दौरान नक्सल घटनाओं में 22% कमी। गृह राज्य मंत्री ने लिखित प्रश्न के जवाब में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में जनवरी से 9 जुलाई तक 95 आतंकी ढेर। नागालैंड में टीआर जेलियांग बने मुख्यमंत्री कल साबित करेंगे बहुमत। नगा पीपल्स फ्रंट से निकाले गए जेलियांग। और भारत के दावे पर अमेरिका ने लगाई मुहर, कहा आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह है पाकिस्तान। विदेश विभाग की रिपोर्ट में लश्कर और जैश को मदद का जिक्र। और खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आज आएगा। सुबह 11 बजे से संसद में वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले संसद भवन की मतपेटियां खोली जाएंगी। इसके बाद राज्यों के वोटों की गिनती होगी। गिनती 8 दौर में पूरी होगी। शाम 5 बजे तक परिणाम आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति चुनाव में इस बार करीब 99% वोटिंग हुई है। एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद और विपक्ष की तरफ से मीरा कुमार उम्मीदवार हैं। राज्यसभा में देश भर में दलितों, अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे हमलों और भीड़ की ओर से हो रही हत्याओं के मामले पर कल चर्चा हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार इस तरह के मामलों में आरोपियों को संरक्षण दे रही है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि इस तरह के मामलों को सांप्रदायिक रंग देना ठीक नहीं है। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि हमें जातिगत नफरत के खिलाफ लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि यह धर्म या जात की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये मानवता की लड़ाई है। गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में वोटों की राजनीति कर रही है। इस वक्त जितनी भी लिंचिंग है वो रूलिंग पार्टी के संघ परिवार का कोई न कोई आदमी उसमें इन्वॉल्व है। ये रिलीजियस नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये अपर कास्ट और दलित की लड़ाई नहीं, ये परिवार की लड़ाई अगेंस्ट एवरीबॉडी है। उनको संरक्षण मिलता है। समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि देश में गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा की वजह से किसानों और पशु व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा है। सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने गौरक्षा के नाम पर चल रहे हथियारबंद संगठनों पर रोक लगाने की मांग की। खरीदार कोई है नहीं, गरीब आदमी उन गाय को जो दूध नहीं दे सकता उसको पाले कैसे? सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी उनके खाने पीने की। आज गांव के किसानों के लिए नील गाय, वन गाय और छुट्टा गाय एक इतनी बड़ी समस्या हो गई है। Ask for a ban on these vigilante groups of all natures, whether it is moral policing, whether it's cow vigilantism, who are resorting to such actions. These groups must be banned by a central order, and that is the demand my party would like to make to the government. To be a cow vigilante, the person committing the damage, you're saying he's a criminal. All the examples with the leader of the opposition and everyone is given, they are not criminals, sir. So cow vigilante is a pretty term. The real term is cow terrorism, sir. Gau atank. आपको क्या सबूत चाहिए? कितनी आपको बातें रखी हैं, आपके सामने सब चीजें हैं, और आपकी जो मानसिकता है दलितों के प्रति वो भी छिपी नहीं है। और अब तो दलितों को छोड़ करके आपने औरों को भी पकड़ लिया है। आपने अल्पसंख्यक के साथ में जो आपकी मानसिकता थी, उत्तर प्रदेश में आज जो माहौल है वहां तो क्लास वॉर और कास्ट वॉर और हर तरीके की चीज शुरू हो गई है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, विजिलेंट वायलेंस इज ब्रांचली ओपन, whether it is Jamshedpur, recently in Dadri or Uno, everywhere the open secret is to who these men were and what they were doing.
संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं आपराधिक हैं और इन्हें सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। जो ताकतें की ये सोचती हैं कि हम इस तरह के फैब्रिकेटेड इश्यूज के माध्यम से इस तरह के आपराधिक घटनाओं को एक बड़ा बात का बतंगड़ बना करके इस तरह की आपराधिक और जघन्य आपराधिक घटनाओं को सांप्रदायिकता का रूप दे करके मोदी सरकार के एजेंडे को नुकसान पहुंचाएंगे, ये उनकी गलतफहमी है। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान भी विपक्ष ने गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा का मुद्दा उठाया। एक नई परंपरा चल गई है, एक नई व्यवस्था इस देश में आ गई है जहां नफरत के बीज बोने के कारण एक टारगेटेड भीड़ तंत्र द्वारा मॉब लिंचिंग हो रही है। सिर्फ एफआईआर रजिस्टर होने से काम नहीं होता। एफआईआर तो ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाती है, लोअर मजिस्ट्रेट को करना पड़ता है, थाने में करना पड़ता है। आपने एफआईआर दर्ज करवा के कोई बड़ा काम नहीं किया। 2014 का पहला लिंचिंग का केस हुआ है, वो किस स्टेज पर है, हाउस को ये बताइए आज। प्रश्नकाल में गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहिर ने सदन को बताया कि सरकार ने राज्य सरकारों को इस तरह के मामलों में तुरंत एफआईआर कराने के लिए एडवाइजरी जारी की है। गोवंश को लेकर जो घटनाएं हो रही है ये बहुत दुखद है, इसको तुरंत रोकना चाहिए। ऐसे गोवंश के नाम से जो हंगामा करते हैं उन पे कार्रवाई करने के लिए उन्होंने बार बार अपील की है और आपने कहा उसी अनुसार फिर मैं दोहराता हूं कि होम मिनिस्ट्री से एडवाइजरी निकल चुकी है। सम्माननीय राजनाथ सिंह ने उसके बारे में आदेश दिया है। हालांकि विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। सदन में गतिरोध की वजह से कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कृत्रिम मिश्रा के साथ विशाल दहिया और पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश भर में नक्सल घटनाओं में 22% की कमी आई है। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2014 की तुलना में 2017 के दौरान 30 जून तक हिंसा की घटनाओं में 22.5% की कमी आई है। 2016 में नक्सल की 617 घटनाएं हुई, जबकि 2017 में घटकर 478 हो गई। वहीं एक दूसरे सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले साल के मुकाबले बेहतर हुई है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में इस साल 9 जुलाई तक 172 आतंकवादी वारदातें हुई, जिसमें 12 नागरिकों की जानें गईं और 38 जवान शहीद हुए। वहीं 95 आतंकवादी मारे गए। संसद के दोनों सदनों में देश के किसानों की हालत और आत्महत्या का मुद्दा कल छाया रहा। राज्यसभा में कांग्रेस और जेडीयू ने किसानों की स्थिति पर चर्चा की मांग की। लोकसभा में कृषि के हालात पर बहस हुई। लोकसभा में बुधवार को नियम 193 के तहत देश में कृषि के हालात पर चर्चा हुई। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंदसौर में किसानों पर फायरिंग का मुद्दा उठाया। किसान के आंदोलन में सम्मिलित हुआ और अपनी मांगे रखने में उसकी छाती पर पुलिस के अफसर और सरकार के द्वारा गोली चलाई गई। कांग्रेस सांसद ने कहा कि एनडीए सरकार किसानों से वादा खिलाफी कर रही है। भाजपा के घोषणा पत्र में ये शामिल किया गया था कि हम सरकार में आएंगे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्रियान्वयन करेंगे और लागत पर 50% मुनाफा डाल के समर्थन मूल्य हम बनाएंगे। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। दूसरे सदस्यों ने भी किसानों की फसल का उचित दाम दिलाने के लिए सुझाव दिए। The number of suicides by those in the farming sector rose from 12,360 in 2014 to 12,602 in 2015 according to the data. Fixation of MSP mechanism that is prevalent in the country, that is one of the major, which I feel, one of the major problem which our farmers are facing. State government have very little role to play in it. हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले कहा कि हम लागत मूल्य का 50% मुनाफा देंगे और अब हम दो गुना कह रहे हैं। राज्यसभा में किसानों की हालत और बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं पर चिंता जताई गई। शून्यकाल के दौरान जेडीयू सांसद शरद यादव ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। देश में जिस तरह की, और याद रखना चाहिए, देश का मतलब है भारत का किसान। आज हिंदुस्तान में
रोज 15 से 20 किसानों की आत्महत्या होती है। शरद जी, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसानों को फसल का उचित दाम मिलने की जगह गोलियां खानी पड़ रही हैं। देश के 150 से ज्यादा किसान संगठन आज जंतर मंतर पर बैठे हुए कल से। समस्या पूरा देशव्यापी है, लेकिन सरकार मौन है। किसानों को कीमत मिलने के बजाय गोलियां दी जा रही हैं। कई सांसदों ने इस मामले में नियम 267 के तहत नोटिस देकर किसानों के हालात पर तुरंत चर्चा की मांग की। उपसभापति पीजे कुरियन ने कहा कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होगी और सदस्य बहस के दौरान अपनी बात रख सकते हैं। रविंद्र सिंह शौरान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों ने बुधवार को भी प्रदर्शन किया। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की ओर से मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है और इसके लिए अपनी रणनीति का ऐलान किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार दूसरे दिन किसानों ने कुछ इस तरह प्रदर्शन किया। आगरा से आए आलू किसानों ने अपनी फसल बिखेरकर विरोध जताया। किसानों का कहना है कि उन्हें आलू का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। लागत मूल्य से हमको 1.5 गुना समर्थन मूल्य लगता है, तो एक किसान आलू किसान बर्बादी के कगार पर है। तमिलनाडु के किसानों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने, कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने और किसान पेंशन की मांग दोहराई। We will unite all farmers all over India. If the government will not give profitable price and till the right waiver of the loan, we will change the government. We will fight for our right. 6 जुलाई को मंदसौर से शुरू हुई किसान मुक्ति यात्रा मंगलवार को दिल्ली पहुंची थी। उनकी मांग है कि किसानों की फसल का वाजिब दाम मिले और कर्ज माफी की जाए। अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय समिति ने किसान मुक्ति यात्रा के लिए आगे की रणनीति का भी ऐलान किया। चालू करेंगे 1 महीने तक में, 1 महीने बाद वो होगा साउथ का। उसके तत्काल बाद हम लोग जाएंगे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ये पूरा चरण करते हुए वापस हम 2 तारीख को 2 अक्टूबर को हम लोग खत्म करेंगे ये यात्रा। अक्टूबर के बाद अपनी संसद बनाएंगे और वो संसद तब तक चलेगी जब तक कि हम लोग दूसरी संसद में नहीं पहुंच जाते। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में किसान आक्रोश रैली को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र और राजस्थान सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया और किसानों की कर्ज माफी की मांग की। किसान खेती करता है, उसकी मदद होनी चाहिए, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, कर्जा माफ होना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी दबाव डालकर आपका कर्जा माफ करेगी, आप देख लेना। कई राज्यों में किसानों की खुदकुशी, फसल का उचित दाम नहीं मिलने और कर्ज की मार से किसान आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दल किसानों के मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत स्थापित 15 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने वाले विधेयक को कल लोकसभा में मंजूरी मिल गई। विधेयक के जरिए इन संस्थानों को अपनी ओर से संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों में छात्रों को डिग्री देने का अधिकार दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पीपीपी मॉडल के तहत देश भर में 20 नए IIIT स्थापित करने की घोषणा की थी। इनमें 15 में पाठ्यक्रम की शुरुआत हो गई है। संसद परिसर में कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी के फायदों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीएसटी से कर वसूली बढ़ेगी और इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं की कीमतों में 4 से 8% की कमी आई है। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विदेश दौरों की जानकारी दी। बीजेपी ने सांसदों से संसद की कार्यवाही में नियमित हिस्सा लेने का निर्देश भी दिया है। जो प्रदेशों को और भारत सरकार को जनहित के लिए, विकास के लिए जो पैसा मिलना चाहिए था उसमें बढ़ोतरी हो गया और आम जनता को, गरीब आदमी को, उनको उनके ऊपर जो कर भार था वो कम हो गया। कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू करने के लिए अध्यादेश के स्थान पर लाए जाने वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी ONGC को बेचने को मंजूरी दी है। इससे करीब 30,000 करोड़ रुपए हासिल होंगे। इससे सरकार को चालू वित्त वर्ष की बिक्री से 72,500 करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य का 40% पूरा करने में मदद मिलेगी। ONGC हिंदुस्तान पेट्रोलियम में सरकार की 51.11% हिस्सेदारी खरीदेगी और इसके बाद अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए उसे कोई खुली पेशकश नहीं करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों को निजता का पूरा अधिकार नहीं है और सरकार को जायज पाबंदियों के लिए कानून बनाने का हक है। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मानने पर सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने कल ये टिप्पणी की। कोर्ट ने संविधान के प्रावधानों का हवाला भी दिया। इससे पहले वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने ये दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि जीने का अधिकार हमारे संविधान में पहले से है। उन्होंने दलील दी कि जीने का अधिकार निजता के बिना कैसे संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई 9 जजों की संविधान पीठ को सौंपी थी। आधार पर सुनवाई के दौरान निजता के अधिकार का मामला उठा था। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। जब गुलाम थे तो वंदे मातरम गाते थे तो जेल में फेंका जाता था। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, बढ़ाए जा, बढ़ाए जा। आज़ादी लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज़ादी तो मिल ही जाएगा, लेकिन आज़ादी के बाद उस देश को, अपने देश को मेंटेन करना इज द मोस्ट बिग प्रॉब्लम। सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पिया संग लड़ पछतानी, मैं पिया संग लड़ पछतानी। आवाज का एक मुनफरिद अंदाज। तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेदार, तेरे प्यार में जिनकी गायकी में रंग है कई घरानों का। मरमा बंधा दले वही। मुझे लगता है जब से मैंने होश संभाला है मैंने खुद को सुरों के बीच ही पाया है। गज़ल हो या मराठी नाट्य संगीत हो या ठुमरी हो, उसमें भी मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है और मैं बहुत रुचि लेके उसको गाती भी हूँ। मिलिए शख्सियत में उभरती कलाकार कल्याणी बोंद्री से। शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का सिलसिला कल भी जारी रहा। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में भारतीय चौकियों और गांवों को निशाना बनाया। पुंछ और राजौरी जिले में हुई फायरिंग में एक नागरिक जख्मी हुआ। भारतीय जवानों ने भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। फायरिंग की जद में पुंछ और राजौरी के करीब 8,000 लोग हैं। पिछले 2 दिन में पाकिस्तान ने 8 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। वहीं मंगलवार को फायरिंग में घायल हुए एक JCO की कल अस्पताल में मौत हो गई। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति होने के दावे पर सवाल उठाया और सरकार से उपायों की जानकारी मांगी है। सरकार ये कहे कि हालात सामान्य हो रहे हैं, हालात ठीक हो रहे हैं, तो ये दावा सरासर गलत है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से असफल हुए हैं जम्मू कश्मीर में हालात ठीक करने में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2012 से राज्य सिविल सेवा के तहत हुई नियुक्तियों की CBI जांच कराने की बात कही है। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान भर्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि भर्तियों की CBI जांच होगी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान PCS की भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ था। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर जारी अनिश्चितकालीन बंद का आज 36वां दिन है। पिछले कुछ दिनों में हालात सामान्य रहने के बाद इस हफ्ते दोबारा से हिंसक गतिविधियां जोर पकड़ने लगी हैं।
बुधवार को इलाके में लगातार तीसरे दिन हिंसा हुई। गोरखालैंड समर्थकों ने कासियांग में मौजूद 100 साल से भी ज्यादा पुराने कम्युनिटी हॉल को आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने तृणमूल कांग्रेस का एक दफ्तर भी फूंक दिया। इससे पहले मिरिक इलाके में पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया था। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में भी आगजनी की थी। अलग गोरखालैंड की मांग कर रहे राजनीतिक दलों ने अनिश्चितकालीन बंद जारी रखते हुए 1 अगस्त को दिल्ली में बैठक बुलाई है। इस दौरान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। पहाड़ी इलाके में हालात सामान्य करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दार्जिलिंग में सुरक्षा बलों की 11 कंपनियां तैनात की गई हैं। नगा पीपल्स फ्रंट के विधायक टीआर जेलियांग को नागालैंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। कल उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फरवरी में उन्हें विरोध के चलते कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। शुरहोजेली लिजेत्सु को कल विधानसभा में बहुमत साबित करना था, लेकिन वो सदन में नहीं पहुंचे। नागालैंड में बुधवार को राजनीतिक घटनाक्रम में शुरहोजेली लिजेत्सु की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। राज्यपाल पीबी आचार्य ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर टीआर जेलियांग को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वे राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल ने जेलियांग को शनिवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा है। हालांकि जेलियांग ने शुक्रवार तक विश्वास मत साबित करने की बात कही है। इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शुरहोजेली लिजेत्सु को कल विधानसभा में बहुमत साबित करना था, लेकिन वो इसके लिए विधानसभा नहीं पहुंचे। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल ने लिजेत्सु के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल को भी बर्खास्त कर दिया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कल लिजेत्सु की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें विश्वास मत के लिए और समय दिए जाने की मांग की गई थी। नगा पीपुल्स फ्रंट ने राज्यपाल पीबी आचार्य पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और टीआर जेलियांग को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है। जेलियांग को जनता के विद्रोह के चलते फरवरी में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद पार्टी ने लिजेत्सु को मुख्यमंत्री बनाया था। 9 जुलाई को जेलियांग ने राज्यपाल के समक्ष 41 विधायकों के समर्थन का दावा किया और सरकार बनाने के लिए न्योता देने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में चारों तरफ घने बादल छाए हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कई इलाकों में सुबह झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। उधर भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र का गढ़चिरौली पानी में डूब गया। कर्नाटक के कलबुर्गी भी आज सुबह जोरदार बारिश दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में कई जगह लगातार बरसात की वजह से पानी भर गया है। नागालैंड में भी बीते 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, तटवर्ती कर्नाटक और दक्षिणी भीतरी कर्नाटक में मौसम बहुत ज्यादा खराब होने की चेतावनी दी है। विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, पूर्वोत्तर गुजरात, मराठवाड़ा, तेलंगाना और केरल के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। इन जगहों पर रविवार तक भारी बारिश जारी रह सकती है। खराब मौसम की वजह से ओडिशा में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र की भावना और जीवन मूल्यों में गिरावट नहीं आने दें। उन्होंने ये बात दिल्ली में लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड समारोह में कही। इस मौके पर संसदीय कार्यवाही में उनके बेहतरीन योगदान के लिए चुनिंदा सांसदों को सम्मानित किया गया। विभिन्न श्रेणियों में सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन, सुष्मिता देव, मीनाक्षी लेखी, सीताराम येचुरी, जया बच्चन और रजनी पाटिल को सम्मानित किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद लालकृष्ण आडवाणी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद शरद यादव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। समारोह में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। It is the duty of the elected representatives of the people of India to prevent erosion of the vitality and spirit of democracy that is the lifeblood of our parliament. The felicitation is to give inspiration to others to follow the great ideals set up by these great people.
आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान एक बार फिर से अलग थलग पड़ गया है। हमेशा आतंकियों से मुकाबला करने की बात करने वाले पाकिस्तान को अमेरिका ने आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बताया है। एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आतंकी संगठन अभी भी पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके दहशत के मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान का नाम उन देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया है जो आतंकवादियों के लिए पनाहगाह हैं। आतंकवाद के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान ने दूसरे देशों को निशाना बनाने वाले आतंकी संगठनों पर कभी सख्त कार्रवाई नहीं की। इस कदम से पाकिस्तान को बड़ा धक्का लगा है। आतंकवाद पर जारी होने वाली अमेरिकी विदेश विभाग की सालाना रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए कहा गया कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के कैंप अभी भी पाकिस्तान में डेरा डाले हुए हैं। इन कैंपों में तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और दहशतगर्द तैयार किए जाते हैं। इतना ही नहीं, ये आतंकी संगठन पाकिस्तान में खुद को संगठित कर रहे हैं और पैसों की उगाही भी। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि मुंबई हमले की साजिश रचने वाला लश्कर प्रमुख हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र की ओर से आतंकी घोषित होने के बावजूद पाकिस्तान में खुलेआम रैलियां कर रहा है। अमेरिका ने हाल ही में हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन को भी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने पाकिस्तान को नसीहत दी थी कि वो दूसरे देशों में आतंकी हमलों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल न होने दें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खेल की खबर। आईसीसी महिला विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल आज ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच डर्बी में खेला जाएगा। भारतीय टीम और 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड खराब रहा है। भारत अगर आज का मैच जीतता है तो इस टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरी बार फाइनल में पहुंच जाएगा। वहीं भारत ने दक्षिण अफ्रीका में 2005 में केवल एक बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, जहां वो ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। और आज गीता दत्त की पुण्यतिथि है। दिलों की गहराई तक उतर जाने वाली आवाज और गाने का दिलकश अंदाज गीता दत्त की पहचान थी। अपने 25 साल के फिल्मी करियर में गीता दत्त ने कई शानदार गीत गाए जो आज तक लोगों की जुबान पर हैं। गीता घोष राय चौधरी का जन्म 23 नवंबर 1930 को अविभाजित बंगाल में फरीदपुर जिले के एक जमींदार घराने में हुआ। 12 साल की उम्र में वो अपने परिवार के साथ मुंबई आकर बस गईं। हनुमान प्रसाद ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी। 1946 में उन्हीं की फिल्म भक्त प्रहलाद से गीता ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बरसात, अंदाज, महल के अलावा साहेब, बीबी और गुलाम जैसी हिट फिल्मों के गीत गाए जो बेहद मशहूर हुए। बाबूजी धीरे चलना। गीता दत्त ने 1200 से ज्यादा हिंदी गानों के अलावा मराठी, बंगाली, मैथिली, भोजपुरी और पंजाबी गीतों को भी आवाज दी। बाबूजी धीरे चलना, चार में जरा संभलना, हारी हुई बाहों को ही पतवार बना ले, पतवार बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। पार्श्व गायन के अलावा उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। फिल्मबाजी में काम करने के दौरान वो गुरुदत्त के करीब आई। दोनों ने शादी की, लेकिन दोनों की आपस में कभी नहीं निभी। गीता दत्त डिप्रेशन में चली गईं और आखिरकार 20 जुलाई 1972 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी मतगणना। संसद भवन की मतपेटियों के बाद खोली जाएंगी राज्यों की मतपेटियां।
दलितों अल्पसंख्यकों के खिलाफ भीड़ की हिंसा पर राज्यसभा में चिंता, विपक्ष का आरोप। सत्ताधारी दल से जुड़े हैं आरोपी, केंद्र का राज्यों को कड़ी कार्रवाई का निर्देश। देश भर में 3 साल के दौरान नक्सल घटनाओं में 22% कमी, गृह राज्य मंत्री ने लिखित प्रश्न के जवाब में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में जनवरी से 9 जुलाई तक 95 आतंकी ढेर। नागालैंड में टीआर जेलियांग बने मुख्यमंत्री, कल साबित करेंगे बहुमत। नगा पीपल्स फ्रंट से निकाले गए जेलियांग। और भारत के दावे पर अमेरिका ने लगाई मुहर, कहा आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह है पाकिस्तान। विदेश विभाग की रिपोर्ट में लश्कर और जैश को मदद का जिक्र। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए देश देशांतर।